हेलो। हेलो शिवानी। हेलो सुचिता। बताती हूँ। Okay, so good evening, everyone. I am Dr. Jaisal Sheth. I'm a senior consultant pediatrician in Fortis Hospital, Mulund, Mumbai. मैं बालकों की बच्चों की स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन हूँ और आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर जॉइनिंग अस हियर। आप सबको पता है कि अगस्त फर्स्ट वीक वी सेलिब्रेट एज ए वर्ल्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग वीक एंड आज इसलिए हम लोग आम सी बात करने वाले हैं कि ये वीक का सेलिब्रेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करेंगे। कोविड के टाइम पे जो मम्मियों की डिलीवरी हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे और जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे ओपीडी में पूछे जाते हैं एज अ पीडियाट्रिशियन अबाउट वैक्सीनेशन, कि कब देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, क्या नहीं देना है। सो वो सब के बारे में बातें करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। और आपके कुछ भी क्वेरीज है तो आप नीचे बॉक्स में चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हो सकेगा उतना मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो अगेन अगस्त फर्स्ट टू 7th अगस्त वी सेलिब्रेट एज ए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। हमने हमेशा ये सुना है जो डायलॉग है मूवी का कि माँ का दूध पिया है तो बता। और शायद वो डायलॉग जो था वो मूवीज़ में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया था। लेकिन अगर हम सच में साइंस की तरफ से अगर ये डायलॉग को इवेल्युएट करें तो ये बात एक्चुअली बहुत सही है, क्योंकि माँ के दूध में इतने सारे फ़ायदे हैं कि ये डायलॉग बिल्कुल भी डायलॉग नहीं है बट सच है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि ह्यूमन मिल्क है वो बच्चों को पिलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से एक है कि जो इंडिया में और वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज़ में अंडर 5 जो डेथ हो रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा वजह है अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस, जैसे डायरिया है, लूज मोशन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है। साइंस ये प्रूव करता है कि जो बच्चों ने ब्रेस्ट फीडिंग लिया है उनको ये इन्फेक्शंस फर्स्ट ईयर में होने के चांसेस, फर्स्ट 5 ईयर्स में होने के चांसेस बहुत कम है। फर्स्ट 3 मंथ्स में माँ के दूध से बच्चे को पैसिव एंटीबॉडीज़ या मैक्रोफेजेस मिलते हैं, जिससे बच्चे को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क में एक टोरिन करके प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, जिसकी वजह से बच्चों का आईक्यू ऑगमेंट होता है। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं तो आपको कुछ भी और साधन जैसे बोतल, चम्मच, वाटी कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेरिलिटी मेंटेन होती है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग वजह है कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग चालू करते हैं। WHO ये बोलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीनों के बियॉन्ड 2 साल तक एक्चुअली देना चाहिए, और उसके आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 6 मंथ्स के बाद में ब्रेस्ट मिल्क के खाली बच्चे का न्यूट्रिशन है उसको सपोर्ट नहीं करता है। कॉम्प्लीमेंट्री फूड है वो इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए। मैं एक्चुअली कुछ सवाल भी देख रही हूँ। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे सिर्फ खाली बच्चे को नहीं है, माँ को भी है। और एक वुमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिगर मेंटेन करो,
तो जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है अपने आप वेट लॉस होता है। जन्म के बाद में अगर तुरंत आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो आपका जो ब्लीडिंग बंद करने के लिए, बच्चा जब बाहर आ जाता है तो जो यूट्रस होता है उसमें से जो ब्लीडिंग होता है वो कम करने के लिए यूट्रस को, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी होता है। तो जो ये ब्रेस्ट फीडिंग है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके नॉर्मल पोजीशन में लाने में भी हेल्प करता है। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तो आपको सर्वाइकल, यूट्राइन और ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस भी बहुत कम है। सो बहुत सारे कैंसर्स जो है एडल्ट में, फीमेल में वो कम होने का रिस्क कम हो जाता है। सो ये सब एक्चुअली मम्मी को भी एडवांटेजेस हैं। सो उसकी वजह से हमेशा एक्सक्लूसिवली जितना हो सके उतना बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क पे रखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में मम्मी को दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक होती है कि उसको दूध आता नहीं है, या कभी कभी उनके निपल्स फ्लैट होने का चांस रहता है। इसलिए हम ये हमेशा बताते हैं कि हम जैसे जब भी बच्चे का जन्म होता है तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, कपड़े लेते हैं, क्रेडल्स लेते हैं, सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, कुछ हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल सेरेमनीज रहते हैं वो करते हैं। लेकिन उसके अलावा हमको बच्चे को एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए भी तैयारियां करनी चाहिए। सो स्पेशली जब आपका लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, आप गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक लैक्टेशन कंसल्टेंट से भी मिलवाते हैं, निपल्स को चेक करते हैं, क्योंकि अगर डिलीवरी के बाद में निपल्स फ्लैट है तो माँ को दूध आता है तो भी वो बच्चा निपल फ्लैट होने की वजह से बराबर लेच नहीं करता है, जिससे इवेंचुअली लैक्टेशन फेलर हो जाता है। सो इसकी वजह से हमेशा ये याद रखिए कि ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, निपल्स फ्लैट है कि नहीं वो डिलीवरी से पहले चेक करना ज़रूरी है। और अगर वो फ्लैट है तो अलग अलग टेक्निक्स आते हैं जो हम आपको बताते हैं, जिससे आपके निपल से वो बाहर आ जाए और बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अक्सर बहुत लोग स्पेशली जब सीजरियन होता है तो मम्मी या उनकी फैमिली से सोचती है कि पहले दिन दूध नहीं आएगा, दूसरे दिन दूध नहीं आएगा, अभी तो खाया ही क्या है जो दूध आएगा। क्योंकि जब भी LSCS होता है, एनेस्थेशिया लगता है, एनेस्थेशिया लगता है तो खाना उतना, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम माँ को शीरा खिलाने का जो हमारा ट्रेडिशन है वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि एनेस्थेशिया से रिकवरी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि माँ के खाने से, डिलीवरी के बाद माँ के खाने से दूध आएगा कि नहीं उसका ज़्यादा संबंध नहीं है। जैसे ही प्लेसेंटा कट होता है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और अपने आप कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ होता है। सो ये ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चे को लेचिंग करवाना चाहिए। उसके बाद में ये है कि वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन में बेसिकली इंडिया में व्हाट वी आर फॉलोइंग इज़, हम लोग बोलते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के जो रिकमेंडेशंस है, इसके कार्ड्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, चार्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, पर ये हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। बच्चे को जन्म के टाइम पे हम BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस B देते हैं, यही रिकमेंडेशन है, यूनिवर्सली इंडिया में फॉलो किया जाता है। बच्चे को जन्म के बाद में 24 to 72 आवर्स में वैक्सीन मिलनी चाहिए, अनलेस कि कोई मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन डिले करनी है। अगर कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं है तो जन्म से लेके 3 दिन में 24 to 72 आवर्स में बर्थ वैक्सीन जो है BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस B वो देनी चाहिए। उसके बाद में सीधा 6 वीक्स कंप्लीशन पे आपका नेक्स्ट वैक्सीनेशन स्केड्यूल आता है। एक सवाल है कि भाई मम्मी को डिलीवरी के बाद में स्पाइसी खाना चाहिए कि नहीं। आई थिंक उससे पहले इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले हम ये सोचते हैं कि मम्मी को डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए। एक हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिस है जो बहुत सदियों से चला आ रहा है, और अगर आप देखेंगे क्योंकि बम्बई में हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम हर टाइप के नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, महाराष्ट्रन, हर टाइप के कल्चर के लोगों से मिलते हैं। बट और सब कल्चर को अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हम नॉर्थ में ये देते हैं, साउथ में ये देते हैं, वेस्ट में ये देते हैं। बट आप जब उसको पूछते कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डालते हैं, तो चाहे वो रेसिपी सबकी अलग अलग रहती है लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स समान रहते हैं। डिलीवरी के बाद में ये ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाएं, क्योंकि अगर आपकी सेहत ख़राब होगी तो आपके बच्चे की सेहत भी ख़राब होगी। दूसरी बात है कि
आप गैलेक्टोगोजिस खाइए। गैलेक्टोगोजिस का मतलब है जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसमें मेन जो आता है, आपको बहुत सारे गैलेक्टोगोजिस मिलेंगे जो आपके कल्चर में प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिसमें रहता है मेथी, कोकोनट, गोंद, सतावरी। ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो आपको लेनी चाहिए। बहुत सारे लिक्विड्स लेने चाहिए। अक्सर हमारी मम्मी या हमारी सास हमें फ़ोन करके बोलती है कि बेटा आप खाओ 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 खाओ, वरना आपका शरीर ख़राब हो जाएगा। और अक्सर हमको लगता है कि अरे हम मॉडर्न ज़माने के हैं, हमारा शरीर कैसे ख़राब हो सकता है, और हम तो अनवेल फील भी नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअली ये सच है, क्योंकि रोज़ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपके बॉडी को इतने इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आपका बॉडी आपके बच्चे के लिए मिल्क बनाता रहेगा, लेकिन अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं लेंगे तो आपके मिल्क की क्वालिटी को भी अफेक्ट करेगा, और आपके खुद के जो स्टोर्स है विटामिन्स के, मिनरल्स के, आयंस के, कार्ब्स के, वो सब डिप्लीट होना चालू हो जाएंगे। तो जो भी प्रेगनेंसी के बाद जो भी मदर को तकलीफ़ें दिखती है, वो डिलीवरी के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में नहीं दिखती हैं। आपको ये सब प्रॉब्लम्स 3 से 6 महीने के बाद दिखती है। सो आपकी जो मम्मी या आपकी जो सास है आपको बोल रही है, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी साइंस है। अबाउट द स्पाइसी फूड, सो बेसिकली स्पाइसी मीन्स आपका जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो आपका बॉडी ऑलमोस्ट 2 से 3 किलो का बच्चा और 3 से 5 लीटर का पानी एकोमोडेट करता है। तो उसकी वजह से कैसा है कि हम मतलब वो एक डाइजेशन के लेके सब लोग कंसर्न रहते हैं। सो स्पाइसी मतलब आप जो नॉर्मल खाना खाती आ रही है, जो आपने डिलीवरी में भी खाया है, डिलीवरी से पहले भी खाया, अब वो टाइप का खाना उतना अगर स्पाइस मतलब इतना तीखा या ऐसा मसाला वाला खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें डालना, टू मच ऑफ द स्पाइसी थिंग्स, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट इंडिकेटेड आफ्टर द डिलीवरी। बट बिल्कुल मतलब तिखाई नहीं डालना, स्वाद नहीं डालना, ये टॉर्चर की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम बोलते हैं कि 40 डेज़ तक मम्मी को डिलीवरी के बाद आइसोलेट करो, और अक्सर एक ख्याल आता है कि डिलीवरी के बाद ऐसा क्या होता है कि एक औरत को 40 दिन तक अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है। हम कभी भी ये चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बट मेरे ख्याल से इसका जेन्युइन रीज़न ये है, जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिस है, कि मम्मी दिन रात बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ना वो ठीक से सो पा रही है, खा रही है, खिला रही है और सो रही है। इसके बीच में सोसाइटी हमको उठ के ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कि भाई हम आपके घर पे आए हैं, या हम नॉक कर रहे हैं, या हम बेबी को विजिट करने आए, आप उठ के हमें पानी का ग्लास दे या फिर कुछ सर्व करे, जो हमारी ट्रेडिशन है। इसलिए वुमन को इन सब चीज़ों से बेसिकली एग्जम्पशंस मिलता है कि भाई आप रेस्ट करो, खाओ, खिलाओ और रेस्ट करो। सो ये चीज़ें बेसिकली इम्पोर्टेंट है ये समझनी। सो आप खा सकते हैं, पर जितना हो सके उतना हेल्दी खाइए। कभी कभी कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ऑयली खाते हैं, बहुत घी खाते हैं, कभी कभी आपको गैस हो जाता है। साइंस के पास ऐसा प्रमाण नहीं है कि आप जो खाते हैं उससे बच्चे को कोई फ़र्क पड़ेगा, बट हम लोग ये जनरली बिलीव करते हैं कि जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है वो आप खाओ, आपकी टंग को जो सूट कर रहा है वो आप मत खाओ। आपकी बॉडी को जो सूट कर रहा है वो आप खाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, तो प्रोबेबली बच्चों में भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। बच्चे को कम से कम 6 महीने तक तो मिनिमम ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, और हो सके तो 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। बट ये समझना ज़रूरी है कि 6 महीने के बाद में खाली ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे का ग्रोथ सस्टेन नहीं करता है। सो अक्सर क्या देखते हैं, 2 तरह की एक्सट्रीम प्रैक्टिस देखते हैं। एक वो मम्मियाँ होती है जो 2-2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, बट कॉम्प्लीमेंट्री फूड की जो मात्रा है, जो ऊपर का खाना है, वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं जा रहा है। आपको एक कॉमन सेंस वाली बात है कि 6 महीने तक हम लोग लड्डू बड्डू खाते हैं। मोस्टली 3 महीने तक हम लड्डू बड्डू खाते हैं, शीरा वीरा सब खाते हैं। 3 महीने के बाद धीरे धीरे हम रूटीन खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, जंक खाते हैं। सो अगर हमारा खुद का फूड का इंटेक अगर इतना कैलोरी रिच नहीं है, तो सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क इतना स्ट्रॉन्ग या रिच नहीं बनेगा।
तो 6, और दूसरा क्या होता है कि 6 महीने के बाद बच्चा बैठना चालू करता है, घूमना चालू करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। वेट गेन के सिंपल प्रिंसिपल्स रहते हैं, जितना खा रहे, जितनी कैलोरीज खा रहे और जितनी कैलोरीज खर्च कर रहे, अगर उसमें सरप्लस है तो वेट गेन होगा, अगर उसमें कैलोरीज इनटेक और कैलोरीज बर्न आउट उसका अगर माइनस है आपका बैलेंस, तो आपका वेट लॉस होना है। सो अक्सर जब भी हम देखते हैं, अगर बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो फर्स्ट 6 मंथ्स में सब बच्चे उनका वेट गेन बहुत अच्छा रहता है, बच्चे बहुत गोलू पोलू रहते हैं। बट जैसे 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 कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना हम चालू करते हैं, तब इतना पतला खाना देते हैं, कैलोरीज इतनी कम देते हैं और बच्चा इतना एक्टिव हो जाता है कि आप उसका वेट गेन जो है वो फॉल होना चालू होता है। तो हमेशा आपको 6 मंथ्स के बाद में अच्छे से ये ध्यान रखना है। एक और सवाल है कि अगर मम्मी को खांसी सर्दी है तो बच्चे को दूध पिलाना है कि नहीं। सर्टेनली येस। हम कोविड की और नॉन कोविड की बात करेंगे। मम्मी को जब भी सर्दी खांसी फीवर कुछ भी है, अगर कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मम्मी को बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। अगर घर में दूसरे किसी मेंबर को सर्दी खांसी या कफ या ऐसा कुछ है, तो हम सर्टेनली बोलते हैं कि भाई वो मेंबर को बोलो कि वो बच्चे के रूम में ना जाए, ताकि कोई भी एयरबोर्न इन्फेक्शन है उससे बच्चे को क्रॉस इन्फेक्शन ना लगे। लेकिन मम्मी और बच्चे को सेपरेट नहीं करते। अगर मम्मी को अपनी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसी कोई दवा लेनी पड़ी है जो ब्रेस्ट मिल्क में ट्रांसमिट होती है और जो बच्चे में जाके बच्चे को नुकसान करती है, तो ही वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है, बाकी बंद नहीं करना है। अगर कोविड की बात करें तो कोविड में भी हम लोग, अगर मम्मी कोविड पॉजिटिव है तो भी हम लोग, अगर बच्चा स्टेबल है तो हम लोग माँ और बच्चे को अलग नहीं करते हैं, एक ही रूम में रखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी एडवाइस करते हैं। खाली इतना है कि अब हमारा कोविड की वजह से नॉलेज इतना अच्छा हो गया है, कफ एटिकेट हमको एग्जैक्टली पता है कि कैसे रखनी है, तो हम ये सलाह देते हैं कि अगर मम्मी को कोल्ड है, कोविड है और पॉजिटिव है मम्मी, तो वो दूध ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के टाइम पे N95 मास्क पहने या एटलीस्ट मास्क पहने और अपने हैंड वॉश सफिशिएंट करे, और बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे से 6 फीट का 2 मीटर्स का डिस्टेंस बना के रखे। यही खाली प्रिकॉशन लेना होता है। कभी भी माँ को कोल्ड है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बंद करना है। उसके बाद में एक और सवाल है कि पोटी कितनी बच्चों की होनी चाहिए। देखिए, काउंट मत कीजिए। बच्चों में एग्जैजरबेटेड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स होता है, तो हम लोग 2 एक्सट्रीम देखते हैं। कभी कभी एक बच्चा दिन में 15 बार खाता है और 15 बार जैसे ही खाता है पोटी करता है। जब तक पोटी का कलर सोने जैसा गोल्डन येलो है, आप चिंता मत कीजिए। ज़्यादा पोटी करना डायरिया नहीं है। और अदर वे अराउंड, अगर कभी कभी बच्चे 7-7 दिन तक भी पोटी नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चे कंफर्टेबल है, चिड़चिड़ नहीं करते हैं, तो हम लोग वेट करते हैं, कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करते हैं। बच्चों का पोटी करने का पैटर्न और खाने का पैटर्न हर थोड़े थोड़े दिन में चेंज होता है। बच्चों का जो माइलस्टोन चेंज होता है, उसका खाने का, वो ज़्यादा लंबा खाते हैं, कैपेसिटी बढ़ता है, उसके हिसाब से उसका फिर पोटी का कलर और कंसिस्टेंसी दोनों चेंज होता है। आप पोटी के लिए मत टेंशन लीजिए। एज ए पेरेंटिंग एडवाइस है मेरा कि जब तक बच्चा डिस्टर्ब नहीं है आप डिस्टर्ब मत होइए, और जब बच्चा आपको डिस्टर्ब लगे, अनकंफर्टेबल लगे, तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को अप्रोच कीजिए। उसके बाद में आई एम जस्ट लुकिंग एट द सम ऑफ द क्वेश्चंस। हाँ, द सप्लीमेंट्स। अभी का जो नॉर्मली अक्रॉस द इंडिया व्हाट वी फॉलो इज रिकमेंडेशंस बाय इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो पूरे इंडिया में कंसेंसस गाइडलाइंस बनाती है और वो हम फॉलो करते हैं। बच्चों को कौन से सप्लीमेंट्स देने चाहिए। जो यूनिवर्सली आज की डेट में जो हम फॉलो करते हैं, विटामिन D3 ड्रॉप्स हम लोग 1 साल तक देते हैं। आपको मेडिसिन का नाम आपका पीडियाट्रिशियन बताता है।
बट 1 साल तक, फर्स्ट बर्थडे तक प्रोफाइलेक्टिक लो डोज में देते हैं। और जो मम्मी है उनको गायनेकोलॉजिस्ट जनरली एडवाइस करते हैं कि जो भी उन्होंने एंटीनेटल सप्लीमेंट्स लिए हैं, मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम लिए हैं, वो 6 महीने तक कंटिन्यू करें। अगर हम हमारे शास्त्र देखें, वेद देखें, उसमें भी लिखा है कि 6 महीने तक मम्मी है उसको पेरीपार्टम कंसिडर किया जाता है। सो जो आप 9 महीने प्रिकॉशंस लेते हैं वो डिलीवरी के बाद में 6 महीने तक भी कंटिन्यू करने चाहिए। मम्मी मौसम्बी का जूस ले सकती है, मम्मी नींबू भी खा सकती है, बट हर चीज़ एक मात्रा में खाए, कोई चीज़ को एक्सेस ना कीजिए। आपको हर चीज़ एक मात्रा में खानी है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी आप 2 लड्डू खाओ, बट बहुत लोगों को लड्डू वगैरह सब, शीरा वगैरह सब पसंद नहीं होता है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जिसको बहुत खाना पसंद होता है वो भी डिलीवरी के बाद खाना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि रोज़ कोई फ़ोन करके दिन में 4 बार बोलता है खाओ खाओ खाओ। सो खाने से बहुत एवर्जन आ जाता है डिलीवरी के बाद। जो लोग फूडी होते हैं उनको भी ऐसा फील होता है। सो उसके लिए भी मेरी ये सलाह रहती है कि आप खाइए, खाना ज़रूरी है, कौन से फॉर्मेट में खाते हैं वो ज़रूरी नहीं है। फॉर एन एग्जांपल मेथी जो है गैलेक्टोगोज है लेकिन वो कड़वी होती है, तो आप अलग अलग फॉर्मेट में खा सकते हैं। कोई लड्डू बना के खाता है, कोई भाजी बना के खाता है, कोई पराठे में डाल के खाता है। किसी को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो वो रोस्टेड सीड्स को टैबलेट की तरह स्वेलो पानी के साथ कर लेता है। रोज का कोकोनट ऑलमोस्ट आधा से 1 खाना चाहिए। आप सूखा खाओ, हरा खाओ, ग्रेवी में डाल के खाओ, आप चबा के खाओ, वो आपका चॉइस है। तो हम लोग वो रेसिपीज़ के हिसाब से मत जाओ, लेकिन खाना ज़रूरी है क्योंकि ये गैलेक्टोगोजिस है तो ये पेट में जाने चाहिए। अब आप चबा के खाओ कि पी के खाओ या फिर आप पका के खाओ, वो आपका चॉइस रहता है। सो आप जूसेस पी सकते हैं, आप नॉर्मल रूटीन जो खाना है वो खा सकते हैं, आप नॉनवेज भी खा सकते हैं, बट हर चीज़ एक मात्रा में खाइए। और वो खाने के बाद देखिए कि आपको, आपके बॉडी को सूट कर रहा है। हमको सूटेबिलिटी अपने टंग के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से नहीं डिसाइड करनी है, बॉडी के हिसाब से खाने डिसाइड करनी है। अगर आपको ये खाने से एसिडिटी नहीं हो रही है, डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, गैस नहीं हो रहा है, कोई और तकलीफ नहीं हो रही है तो आप कॉन्फिडेंटली खाइए। लेकिन अगर कुछ खाने के बाद आपको खुद को एंग्जाइटी या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो फिर आप प्लीज़ मत खाइए। एक और सवाल है, मैम मेरी 1 महीने की बेटी है, डाइट में ज़्यादा एडिशन फूड नहीं है, नॉर्मल खाना ही चल रहा है, उससे बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा? जी, बेबी को तो पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, लेकिन आप जो खाना खा रही है उससे आपको भी पूरा न्यूट्रिशन मिले वो आप ध्यान रखिए। नॉर्मल खाना खाना है, गैलेक्टोगोजिस एक्स्ट्रा खाने हैं और वो खाने ही चाहिए। और अक्सर हम लोग देखते हैं नॉर्मली जब बच्चे का हम लोग वेट गेन चेक करते हैं, सो बर्थ पे देखते हैं, 1-2 बर्थ के बाद फॉलोअप, रूटीन फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। फिर 6 वीक्स जब आप वैक्सीनेशन पे आते हैं, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स पे उसका ग्रोथ फिर से चेक करते हैं। नॉर्मली बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो 3 मंथ्स पे डबल हो जाता है। सो उसके हिसाब से हर हफ्ते उसका 150, 10 दिन के बाद हर हफ्ते 150 से 200 ग्राम वेट गेन बढ़ना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों का वेट गेन होता है लेकिन वो सब ऑप्टिमल होता है। और हम लोग प्रैक्टिस चेक करते हैं कि मम्मी का ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद में मम्मी को ब्रेस्ट समझता है कि फुल है कि एम्प्टी है। सो उसके हिसाब से उसको हर बार नया ब्रेस्ट यूज़ करना है। मतलब अगर एक बार राइट साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करवाया, नेक्स्ट टाइम लेफ्ट साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। दूसरा है कि जब बच्चे को आप जो भी ब्रेस्ट पे डाल रहे हैं उसको कंप्लीट एम्प्टी करना है, क्योंकि जो इनिशियल पार्ट होता है वो बड़ा वाटरी होता है, जो फेट वाला पार्ट है वो सबसे लास्ट होता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा दोनों साइड आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो हाइंडर में जो फेट वाला पार्ट है वो बच्चे को नहीं जाता है, तो वेट गेन होता है लेकिन सब ऑप्टिमल होता है। तो आपको ये याद रखना है कि, और आपको ये जो लैक्टेटिंग वुमन होती है उनको समझता है कि ब्रेस्ट एम्प्टी है कि ब्रेस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं है। तो एक ब्रेस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए फिर उसको दूसरे ब्रेस्ट पे डालना चाहिए। दूसरी बात है कि अक्सर कभी मम्मी या पेरेंट्स आते हैं मुझे मिलने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, और वो पूछते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं। या फिर उनको लगता है कि बच्चा रो रहा है और वो रोने की वजह है कि उनको दूध सफिशिएंट नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को ऐसे देख के नहीं समझता है। सो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग बेसिकली सबसे पहले वेट चेक करते हैं। अगर वेट गेन ऑप्टिमल है तो फिर हम लोग ये मान के नहीं चलते हैं कि मम्मी को दूध कम आ रहा है। लेकिन और दूसरी बात है, बच्चा बोलता नहीं है तो हमको भी एज ए पीडियाट्रिशियन अक्सर समझता नहीं है कि रोने की वजह क्या है। सो दो तीन चीज़ें मैं इसके बारे में बताऊंगी। एक, जब भी आपका बच्चा एक्सेसिव क्राई कर रहा है तो आपको सब होल्स चेक करने हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं नॉन वर्बल है, जो डिपेंडेंट है, जो बोल नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ डिस्कम्फर्ट या पेन पे सहन करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो इसकी वजह से कैसा है कि जब भी बच्चे रोते हैं तो दे क्राई फॉर सम रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल बेबीज दे डोंट क्राई फॉर नो रीज़न, दे क्राई फॉर सम रीज़न। सो आपको डिस्कम्फर्ट के लिए गेस करना है। सो हमेशा आप होल्स चेक कीजिए, ओरिफाइसेस बॉडी के चेक कीजिए। सो वन इज़ द हंगर cry, other is the nasal block, third is the ear pain, and fourth is sometimes they cry in the first few days क्योंकि वो यूरिन या स्टूल पास करने से पहले अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन हर क्राई अलग होती है। जो हंगर क्राई होती है वो बड़ी लाउड होती है क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। बच्चा पूरी दुनिया को रोके बोलता है कि मुझे खाना खिलाओ वरना मैं मर जाऊंगा। सो वो अनकॉन्सोलेबल क्राई होती है। जबकि दूसरी डिस्कम्फर्ट की क्राई होती है वो ग्रम्बलिंग होता है, दे ग्रम्बल, और स्टॉप हो गया, और स्टॉप हुआ। सो आपको धीरे धीरे उसके बारे में समझता है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो आपको बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना चाहिए। एक और सवाल है कि वैक्सीनेशन के टाइम पे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए कि नहीं, और वैक्सीनेशन देने से बच्चे के फीडिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बर्थ पे हम वैक्सीन देते हैं, पोलियो, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, मतलब हमने ऑलमोस्ट नहीं के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं। तो बर्थ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हम जब 6, 10 या 14 हफ्ते का 6, 10 और 14 वीक्स का जो वैक्सीनेशन देते हैं, स्पेशली उसमें जब हम डीपीटी देते हैं, तो ये इंजेक्शंस देने से कैसा है कि कभी कभी बच्चों को फीवर आता है, कभी कभी फीवर नहीं आता है, बट दे फील अनकम्फर्टेबल। जैसे हमको बॉडी एक होता है, अनईजी लगता है, सर दर्द होता है, सो वैसा बच्चों को भी फील होता है। सो उसकी वजह से बच्चे थोड़े से डल हो जाते हैं। सो इसको हम लोग अलग अलग तरह से हैंडल कर सकते हैं। हम उसको एनाल्जेसिक जो पैरासीटामोल है वो दे सकते हैं, और अगर मतलब बेसिकली आपका एनाल्जेसिक वो डिस्कम्फर्ट को ले लेता है। वैक्सीन देने के टाइम पे पेन ना हो उसके लिए कुछ और चीज़ें कर सकते हैं मेडिसिन के अलावा, जो है कि आप हम प्रेफर करते हैं कि पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, उसके बाद हम वैक्सीन दें, और वैक्सीनेशन देने के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग के लिए नहीं, पर बेबी के लिए थंब सकिंग या निपल सकिंग, इट एक्ट्स एज अ सूदिंग मैकेनिज्म। दैट्स वाई, मतलब कि बच्चा कभी कभी जब भी बीमार होता है या अनकंफर्टेबल होता है, माँ की गोद में चिपका रहता है बिकॉज दे आर स्केर्ड। सो वो सूदिंग मैकेनिज्म रहता है। सक्लिंग इज ए सूदिंग मैकेनिज्म फॉर अ स्मॉल बेबी। सो उसकी वजह से हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा के लाए तो वैक्सीन का पेन थोड़ा कम हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग कभी कभी सुक्रोज करके मेडिसिन आती है मार्केट में, जो बेसिकली शुगर है, उसको भी देते हैं तो उससे भी पेन कम होता है। कभी कभी पेनलेस वैक्सीन जो होती है, या दूसरी वैक्सीन होती है डिफरेंट टाइप की नीडल से, वो यूज़ करते हैं, उससे भी पेन कम होता है। एक और सवाल है कि ब्रेस्ट फीडिंग टिथिंग के टाइम पे क्या करें। सो मम्मी, टिथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। 3 महीने पे बोलते हैं या 4 महीने पे बोलते हैं कि मेरे बच्चे का टिथ आना चालू हो गया। टिथिंग 6 मंथ्स के बाद आता है। पहले जो आता है वो दूसरे माइलस्टोन्स होते हैं, आप उसके बारे में गूगल कर सकते हैं। सबसे पहले माउथिंग आता है। माउथिंग में क्या है कि बच्चा अपना पहले जो 3 महीने से पहले बच्चा उतना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है कि अपना थंब अपने मुंह में डाले। सो 3 से 3.5 महीने पे वो अपना
थंब मुंह में डालना चालू करता है, फिर अपना पैर अपने मुंह में डालना चालू करता है, प्रिसाइजली डालना चालू करता है, उसके साथ में सलाइवेशन जो ड्रूलिंग है वो चालू होता है। सो ये ड्रूलिंग को आप टीथिंग के साथ नहीं कंपेयर करें। लेकिन दूसरी बात है कि जब बच्चे को रियल टीथ आते हैं, जो 6 महीने के बाद 7 महीने 8 महीने पे आना चालू होता है, उस टाइम पे आपको टीथिंग की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग समटाइम्स बिकम्स ए वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। बट ये भी है कि आपको विनिंग फूड, जो विनिंग डाइट है वो उसको देना है, तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि आपको ऊपर का खाना देना है। 6 महीने के बाद आप सप्लीमेंट्री फूड चालू करते हैं, और 9 मंथ्स तक तो बच्चा हर वो चीज़ खाना चाहिए जो आप खा रहे हैं, बट जो फॉर्मेट है वो सेमी सॉलिड रहेगा, क्योंकि बच्चा चू नहीं करता है, तो उसको जो भी चीज़ है वो सॉफ्ट डाइट या सेमी सॉलिड डाइट के फॉर्मेट में देनी चाहिए। सो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक और सवाल है कि मेरा बच्चा 4 महीने का है पर प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेता है। मम्मी, ये सवाल मैं आपको ओपीडी में फिजिकल कंसल्टेशन में ही दे सकती हूँ, क्योंकि आपका कंसर्न पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि बच्चा फीडिंग बराबर नहीं लेता है। क्योंकि बच्चे 2 टाइप के रहते हैं, स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडर्स एंड लार्ज इनफ्रिक्वेंट फीडर्स। तो कभी कभी बच्चे बड़े होते हैं और अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा आता है, अगर वो ठूस के एक साथ 100-200 ml पी लेते हैं, तो उनका फ्रिक्वेंसी कम हो जाता है। सो अगर वेट गेन फॉल होना नहीं चालू होता है, तो हमारे पास ये वजह नहीं रहती है ये सोचने की कि पहले बच्चा ज़्यादा पीता था। वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं डिसाइड होता है, वो क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। क्वांटिटी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक बार वेट चेक करके देखना पड़ता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा, एक और सवाल है, वो ये है कि मेरी बेटी रोती नहीं है बट पूरे टाइम अंगड़ाई लेती है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बार अंगड़ाई लेते हैं। मैं हमेशा हंसती हूँ कि जब तक बच्चा अंगड़ाई ले रहा है उसको दुनिया में कोई डिजीज़ नहीं है। तो अंगड़ाई ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि बच्चा बहुत गैस पास कर रहा है, उसको कुछ मेडिसिन दूँ? नहीं, फार्टिंग इज़ प्रिफर्ड एंड डिज़ायर्ड, क्योंकि जब तक बच्चा फार्ट कर रहा है उसको कोलिक नहीं हो रहा है। कोलिक और एब्डोमिनल पेन बच्चे को तब चालू होता है जब वो फार्ट नहीं कर पाता है। तो बच्चे हमेशा धूम धड़ाम करते हुए ही अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए कोई मेडिसिन मत दीजिए। बहुत बार पेरेंट्स आके ये भी पूछते हैं कि हर सिम्टम के लिए दवाई मांगते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बोलेंगे मैं आपको 5 मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन लिखे दूंगी, लेकिन बच्चे को मत दीजिए, क्योंकि बच्चा, हम हमेशा एज ए पीडियाट्रिशियन यही देखते हैं, बच्चे को कोई भी सिम्टम है, सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि हर मेडिसिन के एडवांटेज भी है बट साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो हर बार हमको रिस्क बेनिफिट एक बार एसेस करना होता है। सो बच्चा जब तक खुद अनकंफर्टेबल नहीं है, खाना पीना छोड़ नहीं रहा है, यूरिन डार्क मतलब प्लेन वाइट पास कर रहा है और हंस रहा है, खेल रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपने देखा कि बच्चे को स्नीजिंग हो रही है, नाक से पानी बह रहा है, बच्चा डिस्टर्ब हो गया, खाना नहीं खा रहा है, वॉमिट हो रहा है, म्यूकस निकल रहा है स्टूल में, अनकंफर्टेबल है, तो फिर आप सर्टेनली उसको सिम्टम रिलीफ मेडिकेशन दीजिए, क्योंकि हम बच्चे को अनकंफर्टेबल नहीं रख सकते। लेकिन खाली आपको दिख रहा है कि बच्चा स्नीज कर रहा है, इसके लिए उसको मेडिसिन दो, प्लीज़ डोंट गिव, क्योंकि वी बिकम वेरी केयरफुल एंड कंजर्वेटिव अबाउट गिविंग मेडिकेशंस टू एनी चिल्ड्रन लेस देन इन्फेंट्स लेस देन 6 months ओल्ड। लिख के देते हैं और बोलते हैं देना मत, क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो क्यों दे, है ना। I think half an hour is already over. ग्राइप वाटर, जी ग्राइप वाटर हम एलोपैथी डॉक्टर से, हमारे एलोपैथी साइंस में ग्राइप वाटर का कोई अप्रूवल नहीं है, तो आप कोई भी एलोपैथिक पीडियाट्रिशियन को पूछेंगे तो वो वही बोलेंगे कि ग्राइप वाटर नहीं देना है। दूसरी बात है, ग्राइप वाटर देना क्यों है,
ओके, देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है तो प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ऑयल्स के लिए, मसाज के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इतने सारे सवाल होते हैं कि बच्चे को मसाज करना चाहिए कि नहीं, हमको ये और कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, और हम हर टाइप के फैंसी ऑयल्स यूज़ करते हैं। बट समटाइम्स हम लोग ये अटेंशन, ये डिटेल्स कोई नहीं देते हैं कि हमको ये क्यों करना है। सो बेसिकली मसाज में भी ऐसा है कि you give passive exercise to the muscles of the baby to improve the muscle strengthening। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा 4 महीने पे चलना सीख जाए, वो पॉसिबल नहीं है। माइलस्टोन जब ब्रेन ग्रो करेगा, माइलनेट होगा, तभी आएगा। लेकिन एक बार ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद में अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वो माइलस्टोन में पीछे रहेंगे। सो वो मोटर माइलस्टोन्स को ऑगमेंट करने के लिए आपको, आप हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली मसाज की एक फैशन है या एक कल्चर है, और वो मसाज करने के लिए आपको लुब्रिकेंट चाहिए, क्योंकि आप विदाउट लुब्रिकेंट आप मसाज नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से आप ऑयल को यूज़ करते हैं। बट अगर आपने नहीं किया तो भी आपका बच्चा चलना सीखना है, तो भी आपका बच्चा बोलना सीखना है। सो इतना भी मसाज मत कीजिए कि बच्चे को फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि हमने ये भी देखा हुआ है, डिसलोकेशंस होते हुए देखा हुआ है। और हम हमेशा बोलते हैं कि हो सके तो मम्मी आप खुद कीजिए, और बच्चे को भी एंजॉय करने दीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए। So I think I appreciate all of you having such a wonderful question। और ये सब टॉपिक्स हमारे फेवरेट रहते हैं, क्योंकि हम ओपीडी में, हर ओपीडी में हर रोज़ यही बातें दोहराते रहते हैं। हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं, पर हमको उसके पीछे क्यों कर रहे हैं वो समझना चाहिए, ताकि उसको एक्सेस में भी ना करे, उसको कम मात्रा में भी ना करे। समझना ये बहुत ज़रूरी है। और वर्किंग वुमन होती है, वो भी अपने बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रख सकती है और वर्क भी रिज्यूम कर सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर द मदर व्हेन शी इज़ डिटरमाइंड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर मदरहुड, एंड थैंक यू so much for attending this session, and I hope to see you again at some point whenever it is feasible. Thank you so much. Bye.